हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की स्टार्ट करते हैं टॉपिक, एक नए टॉपिक से जो कि अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, जो कि एक अलग एक्टिविटीज आती है आपको एनपीओ में, जो कि कभी कभी हैपन होती है। तो वो एक्टिविटीज़ जिसको कि हम बोलेंगे इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। रहने दीजिए, क्योंकि एक ही एक्टिविटी होती है तो इसलिए ज़्यादातर तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ये वर्ड इंसिडेंटल क्यों आया? क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नॉर्मली आपका बिजनेस एंटिटी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं प्रॉपर बिजनेस, वो उनका एक्टिविटीज होती है ट्रेडिंग। यानी वो बिजनेस, जब भी ट्रेडिंग आती है एक्टिविटीज, वो बिजनेस का काम होता है। बट कभी कभी कुछ एनपीओ होते हैं जिनको कि हमें ट्रेडिंग करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। जस्ट लाइक कि आपको सोचो कि आपके स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो आपका फूड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो जो वो कैंटीन चलाते हैं वो आपका जिस लाइक वो ट्रेडिंग है, क्योंकि सामान वो खरीदते हैं, उसको पकाते हैं, फिर बेचते हैं। तो कैंटीन की जो एक्टिविटीज़ होती जाती है वो कहीं ना कहीं आपका ट्रेडिंग, क्योंकि आपको खाना पका के देने के लिए वो सारा सामान परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद फिर उसको पकाते हैं, फिर आपको सेल आउट करते हैं, क्योंकि उसके भी चार्जेस करते हैं, दैट मीन सेल आउट। तो वो पूरा का पूरा आपकी एक्टिविटीज़ का होते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होते हैं। कुछ ऐसे और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपका ट्रेडिंग का पार्ट हो जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बिजनेस होता है। लेकिन एक चीज़ है, आप ध्यान से रखना है कि इसका मेन मोटिव आपका बिजनेस नहीं होता, क्योंकि आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे कि जो स्टूडेंट है या जो उसके मेंबर हैं उनको बाहर कहीं उस चीज़ के लिए जाना ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो जो प्रोवाइड की जाती है वो एक रीजनेबल प्राइस पे, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न किया जाता है, जिससे कि क्या हो, जो भी उस एक्टिविटीज़ के लिए जो स्टाफ हायर किए गए हैं, जो कुक हायर किए गए हैं, उनसे उनकी सैलरी को निकाला जा सके, यानी उनसे उनको सैलरी दी जा सके। तो इसलिए ये क्या होते हैं, इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है, जो कि आपका मेन बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, सपोर्टिंग पार्ट होता है। जस्ट मैंने बोला कि नहीं, आपका कैंटीन की जो बड़े स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जो कैंटीन प्रोवाइड करते हैं, उनका क्या काम होता है, वो मेन तो उनका काम है स्कूल या कॉलेज स्टडी, लेकिन आपको रख रहे हैं, इसलिए जो फूड प्रोवाइड की जाती है वो आपका रिलेशन टू मेन एक्टिविटीज़, जिसे हम बोल देते हैं क्या चीज़, इंसिडेंटल। उस एक्टिविटीज़ की वजह से ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है ट्रेडिंग, तो हो जाता है आपका इंसिडेंटल। जो आपका मेन वर्क होता है उससे रिलेटेड कोई आपका अदर चीज़ हो, उसी से जुड़ा हो, लेकिन उसका पार्ट बहुत छोटा हो, तो वो होता है मेरा इंसिडेंटल। ओके, उसी तरीके से आपको बुक, आप स्टडी मटेरियल में देखोगे तो आपको दिया है कि क्या क्या चीज़ दिए है, कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज सच एज केमिस्ट, शॉप, हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में आपके के जो होते हैं उसमें आपके शॉप्स होती हैं, जिसमें कि आप एक रीजनेबल प्राइस पे दवा परचेज कर सकते हो। जो प्राइवेट, आप प्राइवेट ये माइंड में रखना है, ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो भी एनपीओ ही होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपका नो डाउट कि नहीं, आपको फ्री में दवा मिलती है, बट प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर भी आपको केमिस्ट की दुकानें मिलती हैं, जिसमें कि एक रीजनेबल प्राइस पे मिलती हैं सामान्य वो दवाएं, और वो उसी हॉस्पिटल द्वारा रन किए जाते हैं, बाहर नहीं, अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। इसी तरीके से कि कैंटीन मैंने आपको बताया, ब्यूटी पार्लर वगैरह, ये अलग चीज़ें हैं कि ब्यूटी पार्लर का कैसे होता है, कि जो कि आपका ब्यूटी पार्लर में आप क्लब की मेंबरशिप वगैरह आपको बनता है, क्लब, कोई क्लब होता है, बड़े बड़े क्लब होते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ है कि जो ब्यूटी पार्लर वगैरह या जो भी है आपको फाइन वगैरह रखने के लिए, तो अच्छे दिखने के लिए वो करते हैं, ठीक है।
ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए हमारे पास 2 स्टेप है। क्या स्टेप नंबर 1 है? स्टेप नंबर 1 क्या चीज? स्टेप फर्स्ट में हम करते हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। हम डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाते हैं। अब सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है हमारे इसमें कि कौन सा ऐसे, क्योंकि यदि मेरे पास क्वेश्चन आएगा पूरा फुल फ्लेज तो मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्या आइटम्स, कि कौन ओ से ओ आइटम है जो कि आपको ट्रेडिंग एक्टिविटीज में जाएंगे और कौन ओ से ओ आइटम है जो कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। तो आपने पढ़ा है 11th क्लास में ट्रेडिंग P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में आप परचेज, सेल, वो भी जो इंसिडेंटल बिजनेस है उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगी परचेज के लिए, सेल के लिए, या स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मली यही 4 चीज़ें हैं, या उससे रिलेटेड कोई और भी खर्चा आ जाएगा। तो ये आपको 4 आइटम आ जाएंगे ट्रेडिंग एक्टिविटीज में। आपके पास आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये हो जाएगा एक्सपेंस इफ एनी, ये आपका डीआर साइड में आएगा, इधर सेल और क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली यही आइटम आपके पास ट्रेडिंग में आते हैं और आएंगे। लेकिन ये ट्रेडिंग किसके लिए बनेगा? स्पेशल जो इंसिडेंटल बिजनेस आपको दिया रहेगा, जैसे कि कैंटीन चला रहा है या आप हॉस्पिटल के अंदर में आपकी मेडिसिन की शॉप है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको अलग से देगा। तो उसके लिए यदि आपको देता है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। इससे जो प्रॉफिट होगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा। उसके बाद सीधे से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होगा। ओके, तो फर्स्ट आपका है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड स्टेप आपका आएगा इसके बाद सेकेंड स्टेप जो आपका 2 आएगा, स्टेप 2 प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू I&E अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। उसके बाद आप क्या बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको 2 ये चीज़ बनानी पड़ती है। एक है कि आपको अलग से, तो वो भी है कि आपका इंसिडेंटल जो एक्टिविटीज़ होगा उसके बारे में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलेगा कि नहीं, इस एक्टिविटीज़ के लिए आप अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और उस बिजनेस एक्टिविटीज़ जो आपका इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, उससे रिलेटेड जितने भी आपका खर्चा हो, चाहे मटेरियल से परचेज रिलेटेड या खर्चे हो, जितने भी खर्चे हो, वो सारा का सारा वहाँ पे आएंगे और वो आइटम दोबारा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे, क्योंकि इससे जो प्रॉफिट और लॉस होगा सीधे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। इसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे और जो वहाँ से सरप्लस आएगा उसको आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे। ओके, आई होप यू मे अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं अपने स्टडी मटेरियल का, जो अपने एनसीईआरटी के बुक का है, इसी टॉपिक पर रिलेटेड क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 41 इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो आपका क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15, फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन extracted from the books of Pleasant Club for the year ended 31st March 2007। इसमें आपके पास दिया है कैपिटल फंड एज ऑन 31st March 2006, दैट मीन्स ओपनिंग,
2,05,000 रुपये। फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2006 वर ₹21,000। एडिशन ऑफ द फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 23,500। बिलियर्ड ट्रेड एंड अदर accessories as on March 31st 2006 is ₹22,250. China glass and cutlery and lines as on 31st March 2006 was ₹6250. रेस्टोरेंट रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। रेस्टोरेंट का देखिए आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि रेस्टोरेंट दैट मीन्स आप यहाँ पे रेस्टोरेंट चला रहे होगे कैंटीन जैसे लाइक कि रेस्टोरेंट का है 9,68,000। रेस्टोरेंट स्टॉक ओपनिंग 9,750। रिसिप्ट फ्रॉम बिलियर्ड रूम ड्यूरिंग द ईयर 86,000। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 88,750। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 6,000। ऑनोरेरियम पेड टू सेक्रेटरी 80,000। परचेज फॉर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के लिए हमने परचेज किया 5,59,500। रेंट एंड रेट्स दैट मीन्स टैक्सेस है, रेंट वगैरह आपने पे किया 87,250। वेजेस रेस्टोरेंट के लिए 1,25,000 रुपये हमने रेस्टोरेंट के लिए दिया है। बाकी टोटल मिला के 230,750 हमने पे किया। 2,30,750 रुपये, जिसमें कि 125 हम रेस्टोरेंट के लिए, इसके लिए हम रेस्टोरेंट के लिए अलग से करेंगे। रिपेयर एंड रिन्यूअल 44,750। लाइटिंग 44,250। फ्यूएल 33,500। सब सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000। कैश इन हैंड एज ओपनिंग 4,375। कैश एट बैंक ओपनिंग 36,875। बैंक डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% एज ओपनिंग 1,00,000 रुपये। 10% का मतलब इंटरेस्ट इस पर हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है पेमेंट फॉर परचेज इंक्लूड 7,500। पेमेंट फॉर परचेज इंक्लूड 7,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। जो परचेज हुआ उसमें कि पिछले साल के लिए हमने परचेज किया था, जिसमें कि हमने 7,500 का। रेस्टोरेंट का स्टॉक क्लोजिंग है 11,250। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इंक्लूडेड 12,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो कि इस साल हमें मिला है वो 12,000 रुपये का, और 3,000 रुपये है जो कि हमें एडवांस में मिला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2007 वेयर ₹12,500। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एज पर द रेट स्ट्रक्चर्ड, जैसे दिया फर्नीचर पर 10%, बिलियर्ड टेबल एंड अदर एक्सेसरीज पे 12%, चाइना ग्लास एंड कटलरी पे 20%। कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ द स्टाफ इज एस्टिमेटेड ₹68,750 ऑफ विच ₹50,000 इज टू बी चार्ज टू रेस्टोरेंट, यानी कि हमारा जो बोर्डिंग एक्सपेंसेस है 68,750 का, उसमें 50,000 रुपये हम रेस्टोरेंट से चार्ज करेंगे, बाकी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। रेस्टोरेंट हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, ध्यान में रखिएगा। अब आपको बोला है क्या क्या, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, एंड द बैलेंस शीट शोइंग द वर्किंग ऑफ द रेस्टोरेंट सेपरेटली, यानी कि आपको बैलेंस शीट शो करना है किसका, केवल रेस्टोरेंट का। और कैश इन हैंड क्लोजिंग दिखाया आपको 8,500 रुपये। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं दो चीज़ के। पहले तो इसने दो चीज़ मांगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट हम बाद में बनाएंगे, और बैलेंस शीट के साथ में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी बनेगा, वो बाद में हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितना आय बचेगा उतना हम अभी बना रहे हैं। ठीक है,
बुक ऑफ प्लीजेंट क्लब, एक किसकी बुक है, प्लीजेंट क्लब के बुक में बना रहे हो, क्या चीज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर द ईयर इन डेट, फॉर द ईयर इन डेट कब का, 31/3/2007। ओके, ये हमारा हो गया। अब इधर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31/3/2007। ठीक है, ओके, ये आपका फॉर्मेट बना। EXP रुपीस, INC रुपीस, रिसिप्ट रुपीस, पेमेंट रुपीस। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। ठीक है, कैपिटल फंड एज ऑन 31 मार्च 2006, दिस इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो इसको हमारे पास अभी बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग से रख लेते हैं। कैपिटल फंड, ₹2,05,000। फर्नीचर भी आपका ओपनिंग है, तो इसलिए भी आपका इन दोनों में कहीं पे भी नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट का पार्ट है। फर्नीचर कितना है, 21,000 पे, ये भी ओपनिंग है। इसके बाद एडिशन ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर 23,500 रुपये, या ड्यूरिंग द ईयर यू हैव परचेज, क्या चीज, प्लांट एंड फर्नीचर आपने परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, दैट मीन्स यू हैव मेड द पेमेंट। तो 23,500 आपके यहाँ से पैसा गया, दैट मीन्स पेमेंट। तो आपके पास क्या आएगा, बाई फर्नीचर अकाउंट, कितना रुपए, 23,500। ओके, आगे बढ़ो। बिलियर्ड टेबल एंड अदर एक्सेसरीज, ओपनिंग था, बाई आपका 22,250, ये ओपनिंग है, तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है चाइना ग्लास है, ओपनिंग है 6,250। ओके, आगे बढ़ो।
रेस्टोरेंट रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, रेस्टोरेंट रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, रेस्टोरेंट से आपको पैसा मिला है, पैसा आया है, तो वो आया तो इसका मतलब क्या, आपके पास पैसा आया, दैट मीन्स रिसिप्ट टू रेस्टोरेंट। कितना हमें पैसा आया है, 9,68,000। ओके, ध्यान से रखना। रेस्टोरेंट 9,68,000, रेस्टोरेंट स्टॉक एज ऑन 31 मार्च वर ₹9। आपका आर स्टॉक कितना है, 9,750। ये ओपनिंग है, ये बैलेंस शीट का आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। ओके, ट्रेडिंग जब हम बनाएंगे तो ये सारे आइटम आएंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है कि मैं चारों अकाउंट एक ही साथ में बनाऊँ, नहीं तो मैं चारों का एक ही साथ में आपको एंट्री करते चला जाता है। तो अभी 2 अकाउंट मैंने बनाया है, इसलिए 2 से रिलेटेड खर्चे, फिर जितने भी अलग आइटम हैं उनके आप चाहो तो चारों अकाउंट आप बना सकते हो। आपको जैसे मैं बोलते चला जा रहा हूँ कि नहीं वो उसका पार्ट है, बट आपको ध्यान रखना कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ जो मेरा असेट्स है उसका, किसके लिए, डेप्रिसिएशन का, इसलिए उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। सो यू कैन होल्ड या यू कैन मेंटेन। नेक्स्ट, ओपनिंग हो गया आपका रेस्टोरेंट स्टॉक का। रिसिप्ट फ्रॉम बिलियर्ड रूम ड्यूरिंग द ईयर, 86,000 रुपये आपको बिलियर्ड रूम से मिला है, 86,000, ये भी रिसीव है टू बिलियर्ड रूम। कितना, 86,000। अब आप देखिए कि बिलियर्ड रूम से रिलेटेड आपके पास कोई एडजस्टमेंट है क्या, आपके पास पहला है इंक्लूडेड 7,500 पेमेंट से रिलेटेड है, परचेज के पेमेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। रेस्टोरेंट स्टॉक का है, सब्सक्रिप्शन का है, और डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग एक्सपेंसेस है, कुछ भी नहीं। बिलियर्ड से आपसे रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है, इसका मतलब आपको बिलियर्ड्स का क्या है, पैसा मिला है, तो इतना पैसा आपके पास पैसा आया है, रिसिप्ट 86,000 पे। तो आपके पास पैसा आया है, इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाई बिलियर्ड रिसिप्ट। कितना, 86,000 दोनों, क्योंकि ये आपका क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो रेवेन्यू पूरा पैसा कैश में आया है, इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन, यानी कि इतना का पूरा पैसा आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए इनकम आप मान लोगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट, हाँ बोलो, सब्सक्रिप्शन नहीं, रिसिप्ट फ्रॉम रू बिलियर्ड हो गया 86,000, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 88,750 टू सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 88,750, 88,750। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, एक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है, उसको हम देखते हैं। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इसमें एडजस्टमेंट में बोला है कि जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 12,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है 88,750, 88,750 जो हमें मिला है, उसमें से 12,000 रुपये का
लास्ट ईयर का है, यानी कि लास्ट ईयर का खर्चा था, लास्ट ईयर की इनकम थी, तो लास्ट ईयर में हमने बुक कर रखा है। अब हम करंट ईयर में उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर से इसका मतलब ही नहीं है। फिर आगे बोला है ₹3000 फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि हमने एडवांस में हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये भी हमें करंट ईयर का हमारा इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको भी माइनस करेंगे। और आगे बोला कि ड्यूरिंग द पीरियड का आउटस्टैंडिंग 12,500 रुपया। 12,500 का क्या मेरा करंट पीरियड का मेरा आउटस्टैंडिंग है, अरे करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है। तो करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग है, तो अब आपके पास 2,500 आप इसमें से लेस करोगे तो 86,250 आपके पास आएगा सब्सक्रिप्शन से रिसीव। तो बाई अकाउंट कितना 86,250। ओके, आर यू श्योर? इसको आप वर्किंग नोट में डाल सकते हो कि करंट पीरियड का लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट पीरियड, लेस प्रीपेड फॉर नेक्स्ट पीरियड, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट पीरियड। ये नेट हमारा है ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन का मेरा अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट मेरा खत्म हो गया। दैट इंटरेस्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 6,000 हमें इंटरेस्ट मिला है, तो क्या हो गया मेरे पास रिसिप्ट टू डिपॉजिट, कितना 6,000 का हमें डिपॉजिट मिला है इंटरेस्ट पे, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला है। इससे रिलेटेड हमारे पास कोई पॉइंट है? बैंक डिपॉजिट हमारा 1,00,000 रुपए था, 1,00,000 रुपये था, इस पे 10% का रेट है, तो 10% का रेट के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 1,00,000 पे 10,000 रुपये। बट मुझे मिला कितना 6,000 रुपये ही मिला है केवल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया डिपॉजिट मेरी 1,00,000 रुपये की थी ओपनिंग, उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट है, दैट मीन्स मुझे पूरे ईयर का मुझे 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हमें रिसीव कितना हुआ 6,000 का, तो 4,000 क्या हो रह गया आउटस्टैंडिंग। तो बाई INTT ऑन डिपॉजिट कितना 6,000 रुपये तो मिल गया, प्लस 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग, टोटल मेरी इनकम कितनी हुई थी 10,000। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ऑनरेरियम पेड टू सेक्रेटरी, टू ऑनरेरियम कितना, ऑनरेरियम हमने पे किया है 80,000। ओके, नेक्स्ट परचेज फॉर रेस्टोरेंट, ये आपका चला जाएगा रेस्टोरेंट के ट्रेडिंग एक्टिविटीज में। रेंट एंड रेट्स 87,250, कुछ भी नहीं, हमें से इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो रेंट एंड रेट्स को 87,250 टोटल हमारा एक्सपेंस टू रेंट एंड रेट्स कितना 87,250 मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। वेजेस, टोटल वेजेस हमने पे किया है 2,30,750, जिसमें से बोला कि 1,25,000 मेरा रेस्टोरेंट का है, तो रेस्टोरेंट मेरा किस में चला जाएगा, ऑनरेरियम हमने पे किया था, तो बाई ऑनरेरियम कितना 80,000 बाई
रेंट एंड रेंट्स 87,250 250। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेजेस बाय वेजेस, वेजेस हमने पे कितना किया है 2,30,750, 2,30,750। अब इसमें बोला है कि 1,25,000 पे यहाँ पे, तो बाई वेजेस 2,30,750 माइनस 1,25,000 कितना हो जाएगा 1,05,750, 105,750। ओके, नेक्स्ट वेजेस मेरा कंप्लीट हुआ। रिपेयर एंड रिन्यूअल के लिए हमने पेड किया है 44,750, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स बाई रिपेयर एंड रिन्यूअल्स के लिए खर्चा हुआ 44,750, 44 बाई ये भी मेरा खर्चा हो गया। रिपेयर एंड रिन्यूअल आपका कितना खर्चा हुआ, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स का हो गया 44,750, वही है 44,750। नेक्स्ट लाइटिंग 44,250, ओहो आप लोग भी नहीं बता रहे हो, साइट गलत साइट में लिखा जा रहा है, गजब के हो आप लोग। 2 वेजेस 1,00,000 अभी से किसी ने ध्यान दिलाया, 2,3750 माइनस 125, 105,750, 2 रिपेयर एंड मेंटेनेंस 44,750, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 2 लाइटिंग 44,250, बाई 44,250। नेक्स्ट फ्यूल, दैट मीन्स आपने पेट्रोल भराया होगा, 2 फ्यूल हाउ मच 8,000, नहीं फ्यूल है आपका 33,500 बाई फ्यूल 33,500। नेक्स्ट फ्यूल के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000 रुपये, नहीं सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000, ₹8,000। इसके बाद आपके पास कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2006, दैट मीन्स ओपनिंग, 2 कैश इन हैंड इसीलिए मैं ऊपर जगह छोड़ा था, 2 कैश इन कैश एट बैंक, ये क्या ओपनिंग बैलेंसेस, हाउ मच 4,375 और 36,875,
ओके। इसमें अब देखिए कोई आइटम छूटा है, परचेज फॉर रेस्टोरेंट। परचेज फॉर रेस्टोरेंट मैंने छोड़ दिया है। परचेज ऑफ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का मैंने खर्चा परचेज किया, यानी कि हमारे पैसा पेमेंट किया होगा। रेस्टोरेंट का सामान परचेज करने के लिए हमने खर्चा किया है, कितना है 5,559,500। ये मेरा एक्सपेंस हुआ, दैट ये रेस्टोरेंट का, इसलिए इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज में मेरे चला जाएगा। ओके, यू मे अंडरस्टैंड। इसके बाद परचेज जो भी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज डाउन करते हैं। नीचे आपका एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है। बाय क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। कैश इन हैंड है आपका 8,500 रुपये। कैश इन हैंड आपका है 8,500 रुपये, और बैंक के बैलेंस के बारे में आपके क्वेश्चन में कहीं पे कुछ नहीं दिया है। दैट मीन्स बैंक का जो बैलेंस आएगा, वो जो इसका बैलेंस आएगा वो हो जाएगा आपका बैंक का बैलेंस, बैलेंस जिसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया आपका टोटल 11,90,000, 11,90,000, ओके। फाइव 70, ये हो जाएगा आपका 70,000, टोटल रहेगा 78,500। इससे आपका हो जाएगा सवाल क्लियर। हम एक बार जोड़ते हैं, 559,500 प्लस 23,500 प्लस 80,000 प्लस 87,250 प्लस 230, 750 प्लस 44,750 प्लस 44,250 प्लस 33,500 प्लस 8,000, टोटल हो गया 11,11,500 माइनस 8,500, 11,30,000, 10,300 माइनस 11,90,000, 87, ओके 87। वी विल चेक राइट नाउ। आपका बैलेंस 70,000 पड़ेगा, और टोटल आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे इंड होता है। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2-3 चीज़ें अभी रह रही हैं, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑन 3 चीज़ है आपके पास। डेप्रिसिएशन के लिए थ्री थिंग्स यू हैड, फर्नीचर 10%,
बिलियर्ड टेबल 12%, BT @12%, एंड चाइना ग्लास CG। आप पूरा लिखना, आप लोग पूरा लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं हाफ लिख रहा हूँ। आप चाइना ग्लास पूरा लिखना @20%। ठीक है, तो बिलियर्ड टेबल आपके पास है एज पर क्वेश्चन 22,250, 22,250 गुणे बिलियर्ड टेबल पे 12%, 12%। छब 2670 बिलियर्ड टेबल पे हो गया आपका 2670। चाइना ग्लास चाइना ग्लास चाइना ग्लास है, ग्लास है, इसका मतलब आप इसको किस में हम एज्यूम करेंगे चाइना ग्लास को, कि हम इसको रेस्टोरेंट में यूज करते हैं। ग्लास से जो टेबल होते हैं, टेबल बनाए गए रेस्टोरेंट में, तो उसको स्पेशली उसके लिए हम करते हैं, इसलिए हम उसको रेस्टोरेंट का पार्ट मानेंगे। दूसरा एक और है मेरे पास आइटम है जो कि फ्यूल 33,500 का है। ये आपके पास मायने में है कि नहीं, ये चीज़ क्या है। अब आपके पास दो एजम्पशन है कि यदि ये फ्यूल आप जनरेटर वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, दैट मीन्स जो आपका क्लब है उसके जो लाइट चली जाती है, फिर जनरेटर के लिए आप ये फ्यूल यूज कर रहे हो, तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। यदि आप मानोगे कि नहीं ये फ्यूल हमारे रेस्टोरेंट में खाना पकाने के लिए रसोई में काम आता है, दैट मीन्स गैस एज लाइक गैस, तो आप इसको किसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज में डालोगे। तो आपके पास दोनों है, यू हैव टू मेंशन इट इन योर नोट्स। तो नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए, फ्यूल के लिए, वी एज्यूम दैट दिस इज फॉर लाइट पर्पस टू रन द जनरेटर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी आपका बंद हो जाती है, कट जाता है, पावर कट होता है, उस समय आप जनरेटर से काम करते हैं, तो उसके लिए आपने फ्यूल, अगर आपने लिख दिया कि नहीं इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्टोरेंट बिकॉज फॉर कुकिंग फूड इट नीड फ्यूल इन लाइक ऑफ, आपका कुछ भी हो सकता है, वो पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, या करंट में आपके पास गैस, तो ये फ्यूल आपका फ्यूल एंड गैसेस में भी फ्यूल भी आता है। तो आप इसको दोनों में मान सकते हो, कहाँ पे डालोगे वो आपके। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, यदि क्वेश्चन साइलेंट तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास किसका है, ये रेस्टोरेंट के बारे में इसने कहीं पे क्वेश्चन में नहीं बोला है, इसलिए मैं एज्यूम करूँगा कि मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, दैट मीन्स रनिंग ऑफ जनरेटर। ओके ठीक है, मैं फिर से मैं बोलूँगा कि जो मेरा डेप्रिसिएशन चाइना ग्लास का है, इसको हम माने कि मेरा चाइना टेबल है, ये ग्लास का टेबल है, जो कि टेबल वगैरह यूज होते हैं स्पेशली मेरे कहाँ पे रेस्टोरेंट में, तो इसलिए है कि वो उसका डेप्रिसिएशन मेरा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। अब आगे आते हैं फर्नीचर में। फर्नीचर मेरे पास दो हैं फर्नीचर, एक तो ओपनिंग है, ओपनिंग फर्नीचर 21,000 है, प्लस 23,500 का मेरे पास मैंने परचेज किया। मैंने पिछले क्लास में बोला था कि यदि क्वेश्चन साइलेंट है और परचेज के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला है, तो आप हमेशा मानोगे कि ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड परचेज किया गया है कोई भी मटेरियल। ओके, इसमें 44,500 टोटल हो जाएगा, 10% लगाओगे डेप्रिसिएशन हो जाएगा 4450। ओके, प्लस 2670 7120 हो गया। और इधर आपके पास आएगा
बाई सरप्लस और नहीं सरप्लस और प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट से जो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा। तो जो प्रॉफिट आपको होगा वो आप इधर ट्रांसफर करोगे। ठीक है, आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है, इसलिए मैं चाहूँगा तो कि उसको मैं क्लोज डाउन करूँ, उसको हटाऊंगा। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, ट्रेडिंग भी बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सो दिस इज डन योर पार्ट, नाउ यू आई एम डिलीटिंग इट। ओके, अब हम बनाते हैं क्या चीज, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2007। फटाफट हम आएंगे, थोड़ा क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीस DRCR। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, क्या चीज, जो भी आपने परचेज किया, बाई सेल, टू सैलरी, टू अदर चीजें आएंगी आपको जैसे भी हो। अब ओपनिंग स्टॉक में आप आते हैं, फटाफट हम क्वेश्चन में आते हैं। रेस्टोरेंट का स्टॉक ओपनिंग है 9750, ओपनिंग स्टॉक है 9750। ओके, हमने परचेज किया था ड्यूरिंग द ईयर फॉर रेस्टोरेंट 5,59,500 रुपये। इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है क्या? क्या कि पेमेंट फॉर परचेज इंक्लूड 7,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, यानी कि हम 559,500 जो हमने पे किया है, जो मेरे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आया था, इसमें से मेरा अमाउंट 7,500 है जो कि हमने लास्ट ईयर के लिए हमने पे किया है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। आप इसको नोट बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर परचेज 5,59,500 लेस पेमेंट फॉर प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल का खर्चा था पेमेंट हमने इस साल किया है, तो ये लेस हो जाएगा। आगे कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ड्यूरिंग द पीरियड क्या आपने कितना परचेज किया, 552, 5,52,000। ठीक है, तो आपके पास ट्रेडिंग में आ जाएगा 5,52,000। ओके, आगे वेजेस, वहां पे आपके पास था टू सैलरी, या इसे वेजेस पढ़ो, 1,25,000 रुपये आपने यहाँ के लिए दिया था, टोटल 2,30,750 में। ठीक है, 2,30,750 में 1,25,000 रुपये इसके लिए दिया था, बाकी बैलेंस आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गया था।
ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा फ्यूल को तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। टू डेप्रिसिएशन किस पे, चाइना ग्लास पे, चाइना ग्लास पे एट द रेट ऑफ 20%, तो हो जाएगा आपका 1250, 1250, ठीक है। इसके बाद एक नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं, फिर से मैं पढ़ता हूं उसको। इसके बारे में अभी तक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में भी नहीं बताया, इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी नहीं बताया, अब ट्रेडिंग आया तो अब मैं बोला कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ द स्टाफ इज एस्टिमेटेड एट ₹68,750, कह रहे 68,750 रुपये है, जिसमें कि 50,000 रुपये चार्ज टू रेस्टोरेंट। हमने कहा कि एक स्टाफ का बोर्डिंग एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ द स्टाफ एस्टिमेटेड 68,750। आपको ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो आपके पास दिया हुआ है एज पर बुक्स, उसमें कहीं पे भी नहीं आपके दिया है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 68,750, इसमें 50,000 रुपये आपको तो कॉस्ट टू बोर्डिंग एक्सपेंसेस। कितना, 50,000। फिर यहां पर भी आएगा टू बोर्डिंग EXT, कितना हो जाएगा आपका 18,750। ओके, अंडरस्टैंड। 18 को 68,750 है, 50,000 वहां पे चार्ज देंगे, तो रेस्ट यहां पे चार्ज होगा। ठीक है, और आगे इसमें क्या था, आगे बढ़ो। इसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट, रिसिप्ट बाई सेल था, ठीक है। तो रिसिप्ट कितने का है, 9,68,000, ओके। ओके, तो बाई $68,750, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इलेबरेट करता हूँ, समझाता हूँ कि नहीं ये कहाँ से आया, क्यों यहाँ पे कॉस्ट है। तो सर आपने रिसीप्ट में आपने इनकम साइड में क्यों डाला, क्योंकि ये बोर्डिंग है, बोर्डिंग के लिए आपने क्या हुआ, कोई कहीं चीज़ कोई ऑर्गेनाइज, कोई स्टाफ के लिए कोई हमने काम किया होगा, जिसमें कि हमें बोर्डिंग के लिए इनको लिए एक मेंबरशिप, जैसे कि मेंबर के लिए पेमेंट करना होता है, तो उसी तरीके से एक कॉस्ट थी जो कि इनकर होने वाली थी, तो हमने क्या हुआ, मेंबर से हमने मांगा कि नहीं इतना पैसा इसके लिए खर्च होगा, तो सो यू हैव टू पेड इट। तो उन्होंने क्या किया, पेड किया एक 68,750 रुपये का, जितनी कॉस्ट थी उतना कॉस्ट हमने किससे ले लिया, अपने स्टाफ से लिया, तो इसलिए मेरी इनकम हुई। अब उसको हम खर्च कैसे किए, कहे कि 50,000 रुपये तो मेरा बोर्डिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे हो जाएगा और रेस्ट 18,000 मेरा यहाँ पे होगा। तो हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज में मैंने क्यों डाला, क्योंकि मोस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, जो इसका मोस्ट पार्ट है यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट मीन्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज में, इसलिए पूरा का पूरा खर्चा जो इससे मेरा पैसा रिसीव हुआ था पूरा पूरा मैं यहीं पर डाल दिया। यदि सपोज ये अमाउंट बोर्डिंग एक्सपेंसेस 50,000 है, यदि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर में आता है, तो मैं इस रिसिप्ट को यहाँ पे डालता, क्योंकि जो जहाँ पे मेजर पार्ट होता है उसको हम वहीं पे मानते हैं। तो मेजर हमने इसके लिए लिया था, इसलिए इनकम मेरी यहाँ पे हो सकता है, खर्चा मैंने थोड़ा यहाँ पे किया, थोड़ा यहाँ पे किया, इसलिए दोनों स्टाफ के लिए मेरे खर्चा हो गए, बट हमने बेसिकली हमारा ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज का ट्रेडिंग का पार्ट हुआ। लास्ट मेरे पास बाई क्लोजिंग स्टॉक 11,250,
ठीक है, अब हम क्लोज करते हैं। ठीक है, 700 0 0 7 2 9 10 0 8 8 16 1 17 1 18 6 6 12 1 13 1 14 9 1 10 10,48,000। 10,48 to profit transfer to I&E अकाउंट 3,10,000। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका 3,10,000। ठीक है, $3,10,000 प्लस 10,000 प्लस 86,000 प्लस 86,250 492,250 492,250। ओके, टू सरप्लस क्या हो गया आपके पास? सरप्लस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपका आ जाएगा 62,880 880। तो आपका बना, तीन चीज़ आपने बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चौथा बच रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोग बना लेना अपने हिसाब से। किसी भी बच्चे को किसी को भी दिक्कत आती है तो मुझे आप मैसेज डाल दो कि सर मुझे बैलेंस शीट में कोई दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है आप बताओ, मैं आपको आंसर कर दूंगा उसको कैसे करना है। बट मैं तीन ही चीज़ बता रहा हूँ, चौथा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बैलेंस शीट का पार्ट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से बनाओ। ओके, तो ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन हुआ जो कि आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, चारों चीज़ एक क्वेश्चन में चार चीज़ पूछ लिया आपका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दिस इज कॉल्ड फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं मास्टर क्वेश्चन, कि आपको एक ही क्वेश्चन में सारा अकाउंट बनाने के लिए हो जाए। कुछ एडजस्टमेंट भी आई, मैंने कहा एजम्पशन भी आई, फ्यूल के रिगार्डिंग एजम्पशन आई, चाइना टेबल के रिगार्डिंग एजम्पशन है जिसको आप एज्यूम कर सकते हो कि नहीं। आप फ्यूल को, मैंने बोला था कि आप फ्यूल को एज्यूम करोगे कि नहीं, ये मेरा जनरेटर को रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी कट होती है, तो ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। यदि हम मान लें कि इस फ्यूल को हम रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो मेरा यहाँ पे चला गया ट्रेडिंग। तो आप चाहे जहाँ पे भी जैसा एजम्पशन माने को नोट डालोगे, आप क्वेश्चन कोई भी आपको कट नहीं करेगा। उसी तरीके से चाइना का हो गया, ये दो हो गया, बाकी आपको सॉल्व। तो ये आपका क्वेश्चन आज का सॉल्व हुआ। आज की क्लास यहीं था। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।